किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पपीते की जो फसल पहले रोपी जा चुकी है, अब वो बढ़वार पर है, उसमें फल और फूल की स्थिति आ रही है। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि अगर सही ढंग से फसल का प्रबंधन किया जाए तो आने वाले दिनों में उपज अच्छी मिलती है और आपको अच्छा लाभ होता है। तो फिलहाल इस समय पपीता के फसल में सामयिक प्रबंधन के तहत क्या क्या करें, क्या सावधानियां बरतें, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा है हमारा ये वृक्ष चित्र। किसी भी फलदार पौधे से पर्याप्त मात्रा में उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उस फसल में सामयिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपज वृद्धि में समय समय पर की जाने वाली सस्य क्रियाओं की अहम भूमिका होती है। विभिन्न सस्य क्रियाओं के करते रहने से जहां पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, वहीं पौधे स्वस्थ रहते हैं। फलस्वरूप उपज में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। इस समय पपीता के पूर्व में रोपे गए पौधे बढ़वार पर हैं। पौधों में फूल भी निकलने लगे हैं। ये पपीता की फसल के लिए एक क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। इसलिए सामयिक कार्यों के तहत खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक एवं पोषण प्रबंधन तथा रोग एवं कीड़ों से फसल को बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। वर्षा के मौसम में सभी फसलों में खरपतवार का प्रकोप बढ़ जाता है। 2 से 4 फुट लंबे पपीते के पौधों के बीच पड़ी खाली जमीन में विभिन्न खरपतवार उग आते हैं, जिनका पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पपीता की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई से पौधों की जड़ों तक हवा का संचार होता है, जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। गुड़ाई ज़्यादा गहराई तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से जड़ों के कटने की संभावना रहती है। इसलिए हल्की गुड़ाई ही करना ठीक रहता है। पपीते की खेती में घास और उसकी सुहाई करने के बाद उसकी गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। गुड़ाई करने से मिट्टियाँ पोपली हो जाती हैं, जिससे उसके पपीते की जड़ें ज़मीन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि बड़े पैमाने पर पपीता की खेती की जाती है या श्रमिकों की समस्या आड़े आ रही हो, तो संस्तुत रसायनों का सुरक्षित छिड़काव कर देने से खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। ग्लाइफोसेट 10 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्वाजीफाफ इथाइल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी खरपतवार नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जा सकता है। पपीता की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव पौधों की जड़ से दूर करना चाहिए, जिससे कि पौधे खराब न होने पाएं।
खरपतवार नियंत्रण करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन पौधों पर सूखे पत्ते लगे हों उन्हें तोड़कर घास फूस के साथ ही खेत से बाहर कर दें। जब पपीता के पेड़ों में फूल लगने लगे तो उस समय खेत बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। खेत में गंदगी रहने की दशा में फसल पर रोगों एवं कीड़ों के प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फसल की निरंतर देखभाल, साफ सफाई करते रहना चाहिए। पपीता के खेत में कुछ पेड़ बंझा हो जाते हैं। उन्हें खेत से उखाड़कर फेंकना नहीं चाहिए। ये नर पेड़ होते हैं, इन्हीं से परागण की क्रिया होती है। इसलिए समुचित मात्रा में नर पेड़ों को खेत में रखना चाहिए, जिससे कि सही ढंग से परागण की क्रिया हो सके। वर्षा के मौसम में अगर ज़्यादा बारिश हो तो पपीता के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देर तक खेत में पानी लगे रहने की स्थिति में पेड़ों में गलन की शिकायत हो जाती है, जिससे पेड़ बेकार हो जाते हैं और फलत में विपरीत प्रभाव पड़ता है। बारिश के मौसम में पपीते के खेत में सबसे बड़ी विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि उसमें जल रुके ना। अगर जल रुक जाएगा तो आप देख रहे हैं इधर पीछे की इसी तरह पपीते सूख के गिरने लगेंगे और पेड़ सड़ जाएंगे, जिससे हमें बहुत ही भारी नुकसान सहना पड़ेगा। यदि वर्षा में लंबा अंतराल हो और नमी की कमी नजर आए तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई से खेत में नमी बनी रहेगी और फलत अच्छी रहेगी। पपीता के पेड़ में जब फूल और फल लगने लगें तब उन्हें पर्याप्त पोषण देना चाहिए। कोई भी फसल बिना पोषण के अच्छी उपज नहीं देती है। इसलिए पोषण प्रबंधन के तहत कंपोस्ट खाद एवं यूरिया डाई पोटाश का मिश्रण खेत में डालना चाहिए। प्रति पेड़ 4 से 5 किलोग्राम कंपोस्ट खाद देना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त 200 ग्राम यूरिया डाई पोटाश का मिश्रण प्रति पेड़ देना चाहिए। उर्वरकों का ये मिश्रण यूं तो पूरी फसल के दौरान 4 बार देना आवश्यक है, लेकिन फूल एवं फल लगते समय तो हर हाल में देना जरूरी है। इससे फल ज़्यादा लगते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पेड़ों की उचित वृद्धि और लाभदायक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पोषण प्रबंधन जरूरी होता है। उचित मात्रा में कंपोस्ट यानी गोबर का खाद और डाई यूरिया पोटाश को उचित मात्रा में मिलाकर उसके जड़ों के किनारे किनारे फैलाना चाहिए। उर्वरकों का छिड़काव पपीता के पेड़ की जड़ पर चारों तरफ करना चाहिए। छिड़काव के बाद गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे पेड़ों को जहां मजबूती मिलती है वहीं पोषक तत्व भी जड़ों द्वारा शोषित होकर पेड़ों को मिलते हैं।
पपीता की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का भी अच्छा परिणाम मिलता है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से पेड़ों की बढ़वार ठीक रहती है, पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं। इस तरह पपीता की खेती में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का काफ़ी महत्व है। कंपोस्ट खाद एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से उपज लाभप्रद और टिकाऊ होती है। पपीता की खेती के दौरान फसल रक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब फूल और फल निकलने लगे तब विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पपीते के पेड़ बढ़वार के दौरान ही रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ में गलन जैसी बीमारी लग जाती है तो कुछ बंझापन के शिकार हो जाते हैं। पपीता के उन पेड़ों को जो गलन या किसी अन्य रोग से ग्रसित हों, तुरंत खेत से निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से रोगों का फैलाव नहीं हो पाता है। पपीता के पेड़ में कभी कभी गुरचा भी लग जाता है। गुरचा रोग के लगने से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये एक तरह से संक्रामक रोग है। शुरुआती दौर में जिन पेड़ों पर गुरचा का प्रकोप दिखाई पड़े उन्हें तुरंत उखाड़कर जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे दूसरे पेड़ गुरचा के प्रकोप से बच जाएंगे। पपीता के खेत में यदि कई पेड़ों पर गुरचा के लक्षण दिखाई दें तो मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को मिलाकर प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर तुरंत छिड़काव कर देना चाहिए। यदि एक छिड़काव से फसल पूरी तरह रोग मुक्त न हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। गुरचहवा रोग जो है लगला तो जो साफ पत्ती रहला ओके संक्रामक लग जाला, ओके दवा छिड़कने पर तो जो है साफ होता। पपीता के पेड़ में गुरचहवा रोग लग जाला तो उमन पत्ती के फल ना लगत तो ओके पपीता के पेड़ के काट के फेंक देवल जाला। रासायनिक दवा का छिड़काव केवल रोगग्रस्त ही नहीं बल्कि स्वस्थ पेड़ों की पत्तियों पर भी करना चाहिए। इससे दूसरे पेड़ गुरचा से बचे रहेंगे और जब पेड़ निरोग रहेंगे तो अच्छी उपज मिलेगी। पपीता के खेत में खाली पड़ी जमीन पर दूसरी फसलों की खेती कर अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह पपीता की फसल में संस्तुत तरीके से सामयिक प्रबंधन कर तथा समय समय पर देखभाल कर अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। पपीते की खेती में उचित फसल प्रबंधन
जैसे समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई खाद और पानी देते रहेंगे तो हमें एक अच्छा उपज प्राप्त होगा। पपीता एक नकदी फल फसल है, इसलिए सावधानी बरतने पर ही उम्मीद के अनुरूप लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, ये बात रही पपीता के फसल में सामयिक प्रबंधन की। किसान भाइयों, सब्जी फसल के नर्सरी में जमे हुए पौधे बड़े नाजुक हैं इस समय, और उनकी रोपाई या तो हो रही है या अभी आने वाले दिनों में होगी। तो सब्जी फसल के नाजुक पौधों का पौधशाला में किस तरह से प्रबंधन करें, क्या सावधानी बरतें, क्या तकनीक अपनाएं, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि इस समय पौधशाला जो भी हमारे सब्जियों की हैं, जिसमें टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, कुछ हमारे किसान भाई अगेती फूल गोभी लगाते हैं या अगेती पत्ता गोभी भी लगाते हैं, तो उनके जो पौधशाला में पौध डाले गए हैं वो 1 सप्ताह से लेकर 10 से 15 दिन के हो गए होंगे। इस समय पौधशाला में पौधों को देखना बहुत ही आवश्यक है, उनकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब ये पौधा 1 से 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है तभी देखने में आता है कि जड़ के पास से उसमें गलन शुरू हो जाती है। इस गलन को पदगलन बीमारी कहते हैं, और ये तब होती है जब हम छिटकवा विधि से पौध डालते हैं और ज़्यादा मात्रा में बीज डाल देते हैं, या तो कभी कभी देखने में आता है कि पौधे बहुत घने उग गए हों, या कभी कभी उस खेत में बीमारी रही हो, तो ये सब समस्या आती है। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उनके पास अगर कार्बेंडाजिम हो, बायोस्टिन जिसको कहते हैं वो, या उसमें थेरम हो या कैप्टान हो, इसकी 1 से 1.5 ग्राम मात्रा लेकर के उसको पानी में घोल करके अच्छी तरह से जड़ को तर कर दें, तो इससे उसे निजात मिल जाती है। अगर इससे भी नहीं कोई उसमें परिवर्तन आ रहा है तो हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा या कैप्टान या थेरम थोड़ी सी सूखी मिट्टी में भुरभुरा करके उसमें मिला करके जहाँ से पौधा गल रहा हो उसकी ऊंचाई तक उस पौधशाला के बीच बीच में डाल दें, और ये प्रयास करें अगले साल से कि जहाँ तक हो सके अपने बीजों को लाइन से बुआई करें। और ये ध्यान भी ये रखें कि जो भी क्यारियाँ बनावें वो उत्तर दक्षिण लंबी रखें, और उसमें पूर्व पश्चिम लाइनें खींच लें 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसमें बुआई करें। इस तरह से सुबह से शाम तक 2 लाइन के बीच में जो रोशनी पड़ती रहती है, इससे पौध की जो जड़ों के पास नमी इकट्ठा होती है, नमी सूखती रहेगी और हमारे पौधे गलने से बच जाते हैं। दूसरा जो देखने में आता है कि इस समय कि उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में उगने लगते हैं, जिसमें मोथा है और दूब है या और तरह तरह के जो सामयिक खरपतवार हैं, ये उगते रहते हैं। ये जो है पौधों के जो तत्व दिए गए हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, तो पौधों का विकास रुक जाता है, उनको अच्छी तरह से स्थान नहीं मिल पाता, उनको जगह का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो चाहिए कि उनको 3 से 4 दिन के अंतराल पर अगर उसमें कोई खरपतवार उग रहा हो तो उसको जो है बराबर हाथ के द्वारा निकालते रहें, क्योंकि 1 मीटर चौड़ी क्यारी होती है, दोनों तरफ से हाथ बढ़ा करके उसको अच्छी तरह से निकाल दें। तीसरा जो ध्यान देने वाली बात है उसमें यह है कि सुबह शाम उसमें हल्की फुहारे की सहायता से सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। तो अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे उसके कारण भी सूख जाते हैं, मर जाते हैं और ठीक ढंग से विकास नहीं करते। साथ ही साथ अगर आपकी पौध शिमला मिर्च की हो, टमाटर की हो और मिर्च की हो, तो इसमें कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इनकी पत्तियां पौधशाला में ही उसमें सिकुड़न आ जाता है, जिसको गुड़चा रोग, कबरहवा रोग या जो कुछ भी कह लीजिए, पत्ती सिकुड़न की बीमारी, इस तरह से कई नामों से जानते हैं।
ये टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च तीनों फसलों में बराबर रूप से देखी जाती है। इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई उनका जैसे ही पौधे ज़मीन के ऊपर आवें वो अपने खरपतवार की तरह हटाते हैं, उसके तुरंत बाद उसको सुरंगनुमा आकार बना करके 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर उसको महीन जाली, जिसको एग्रोनेट कहते हैं, इसमें धागे 1 इंच में 40 धागे होते हैं। अगर वो एग्रोनेट मिल जाए, सफ़ेद रंग की जाली होती है नायलॉन की, तो बहुत अच्छी बात। अगर ना मिले तो 7 से 8 रुपया 10 रुपया मीटर का मलमल का कपड़ा, जो मार्किन की कपड़े आते हैं, उनको ले लें और धनुषा आकार उसके ऊपर से बांस की पतली पतली टहनियों को लगा दें, या पतले 2 सूत के पतले छड़ को लेकर धनुषाकार मोड़कर उसको ज़मीन में गाड़ दें। उसको क्यारी के ऊपर इस तरह कर दें कि सुरंगनुमा आकार बन जाए, और उसके ऊपर से नायलॉन की जाली या सफ़ेद कपड़ा जो कुछ भी हो, जो भी हमने बताया मलमल कपड़ा, उसको डाल दें। इससे जो सफ़ेद मक्खी नामक कीड़ा होता है ये उसके अंदर नहीं जा पाता और हमारी पौधरोपण के समय तक 1 महीने तक निरोगी बनी रहती है। और जब हमारे किसान भाई जो भी पौधे हों उनको खेत में रोपण के लिए ले जाएं, तो चूँकि हम पौधशाला में पौधों को सुरक्षित रखते हैं और जैसे ही वो खेत में जाता है उसमें तमाम तरह की कीड़ बीमारियों का आतंक होने लगता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक का छिड़काव रोपण से 1 से 2 दिन पहले ही हम पौधशाला में कर दें, क्योंकि एक जगह अच्छी तरह से हम यहाँ छिड़काव कर सकते हैं। उस पर से जो हम कपड़े से ढके हैं या जाली से ढके हैं उसको हटाकर पौधों के ऊपर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें और 1 से 2 दिन के बाद उसको रोपण के लिए प्रयोग करें। साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे पौधे होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। जब दूसरे वातावरण में हम उनको खेतों में रोपण के लिए ले जाते हैं तो कुछ पौधे लगते हैं, कुछ मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जड़ें कम विकसित होती हैं और पौधे नाजुक होते हैं। तो पौधों में कठोरीकरण ले आने के लिए हम उनका कठोरीकरण भी करते हैं। इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है कि जैसे ही पौधा रोपण के लिए तैयार हो रहा हो, जैसे 20 से 25 दिन का हो गया हो, तो 4 से 5 दिन पहले ही उसकी सिंचाई बंद कर देते हैं। तो इससे जो पत्तियां चौड़ी होती हैं कुछ वो मोटी हो जाती हैं, तने कड़े हो जाते हैं और जड़ों का विकास उसमें अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से पौधों में कठोरीकरण की क्रिया हम कर देते हैं और इसके बाद रोपण के लिए ले जाते हैं। तो रोपण करने के लिए उखाड़ते समय ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें उसमें होना चाहिए, इसलिए खुरपी का सहायता जो है लें और उसके सहायता से पौधों को उखाड़ें कि उसमें जड़ें ज़्यादा आवें। रोपण जहाँ तक हो सके सायंकाल करें और रोपण के बाद उसमें हल्की सिंचाई जड़ों के पास कर दें, इससे पौधे 2-3 दिनों में पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधशाला का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।